मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम आपको बीए बीकॉम जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन में 2024-25 का जनरल साइंस का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन हम आपको देने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको विदित है कि हमारे ही प्लेलिस्ट से पूरा पेपर फंसा है जो मैक्सिमम 75 क्वेश्चन का था। और इसमें सभी खंड करने थे। सेक्शन ए से अति लघु प्रश्न करने थे जो 5 क्वेश्चन करने थे, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का था। हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। हाइड्रोस्फीयर में जो मैटर होता है, क्या होता है? मैटर होता है। वो किस अवस्था में रहता है? ये हाइड्रोस्फीयर क्या है? तो हाइड्रोस्फीयर जल तंत्र है। क्या है? जल का तंत्र है, जहाँ जल भरा हुआ है। तो जो मैटर की 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ठोस और द्रव और गैस। पृथ्वी पर होता है तो जैसे चट्टानें हैं वो ठोस अवस्था में होती हैं, जो मटेरियल ठोस होते हैं ठोस अवस्था में होते हैं। इसमें पूछा है जल तंत्र में जो मैटर है किस अवस्था में होता है, यानी कि जल किस अवस्था में होता है, तो जल वहाँ द्रव अवस्था में होता है। ये समुद्र है, हाइड्रोस्फीयर है, तो समुद्र में जो पदार्थ होगा वो जल के रूप में तो रहेगा, ये द्रव के रूप में रहेगा। तो यहाँ इसका प्रश्न इतना ही इसका आंसर था। दूसरा प्रश्न है कि बायोलॉजिकल संस्थाओं के 4 समूहों के नाम लिखिए। इसमें बायोलॉजिकल एंटाइटी पूछी है, तो जैव श्रेणियाँ पूछी हैं। तो जैव श्रेणियाँ हमारी प्लेलिस्ट में क्वेश्चन पड़े हैं, उसमें आंसर पड़ा है। ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न है कि कोश का भित्ति किसे कहते हैं? तो कोश का भित्ति किसे कहते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? तो कोशिका के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। जो प्लांट कोशिका है उसमें हम कोशिका भित्ति कहते हैं, तो कोशिका भित्ति हम समझ लेते हैं। ये आपकी कोशिका भित्ति है तो जो जीवाणु और वनस्पतिक कोशिकाएं होती हैं। तो कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव पारगम तथा दृढ़ आवरण को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका को केवल यांत्रिक क्षतियों और संक्रमण से ही रक्षा नहीं करती, बल्कि यह कोशिकाओं के मध्य पारस्परिक संपर्क भी बनाए रखती है। अवांछनीय जो एंजाइम हेतु जो अवांछनीय पदार्थ हैं उन्हें अवरोध प्रदान करती है, मतलब सेल के अंदर नहीं जाने देती हैं। और शैवाल की कोशिका की जो भित्ति होती है वो सेलुलोज, पैक्टिन, गैलेक्टिन एंड मेनिन की और वह खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जबकि दूसरे पदार्थों में यह सेलुलोज, अर्धसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन की बनी होती है। नवपादप कोशिकाओं में ये कोशिका जो भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति की जो वृद्धि क्षमता, जो प्राथमिक भित्ति है इसमें जो बढ़ने की क्षमता होती है, जो कोशिका की मैच्योरिटी यानी परिपक्वता के साथ घटती जाती है। इसके साथ कोशिका के भीतर द्वितीय भित्ति का निर्माण होने लगता है। समझ ही गए होंगे जो कोशिका के चारों तरफ जो आवरण होता है उसे हम कठोर आवरण होता है, उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में सर्वाधिक मात्रा किस पदार्थ की होती है? तो आप समझते हैं कि कोशिका में कोशिका द्रव पाया जाता है। कोशिका द्रव में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। जल की मात्रा जो होती है वो 70% होती है। ये इसका आंसर था। अब हम इसको विस्तार से देख लेते हैं। तो कोशिका में सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। जो कोशिका का करीब 70% भाग पानी होता है। कोशिका में पाए जाने वाले अन्य पदार्थों के बारे में हम बताने आपको जा रहे हैं। कोशिका में कार्बनिक पदार्थ के रूप में सबसे ज़्यादा में प्रोटीन होता है। जो कार्बनिक पदार्थ पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होगा। अमीनो अम्ल, एसिड की लंबी श्रृंखलाएं होती हैं। ये कई जैविक कार्यों के लिए जरूरी होती हैं। तो कार्बनिक पदार्थ के रूप में तो प्रोटीन, अमीनो अम्ल होते हैं ज़्यादा मात्रा में। कोशिकाओं में न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और लिपिड, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। ये भी कोशिकाकार के लिए अहम होते हैं। कोशिकाओं में पानी अकार्बनिक आयन और कार्बन युक्त अणुओं की बनी होती है। ज़्यादातर कार्बनिक अणु कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से जुड़े होते हैं। अब देख लेते हैं हम प्लाज्मा से क्या अभिप्राय है। तो एक तो रक्त का प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा तो सारा संसार ही होता है। छोटे छोटे
महीन कणों से जो मिलकर बना होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। लेकिन हम यहाँ रक्त के प्लाज्मा की बात करने जा रहे हैं। तो प्लाज्मा क्या है कि प्लाज्मा रक्त का एक तरल हिस्सा होता है। यह रक्त का करीब 55% हिस्सा बनाता है। प्लाज्मा में पानी, प्रोटीन, खनिज लवण, शर्करा, वसा, हार्मोन्स, विटामिन जैसे कई तत्व होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन रक्त के थक्के जमने और प्रतिरक्षा में मदद करते हैं। ये प्लाज्मा के कार्य हैं। प्लाज्मा शरीर में पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। प्लाज्मा शरीर में मौजूद सोडियम और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को मांसपेशियों तक पहुंचाता है। प्लाज्मा पोषक तत्वों, हार्मोन और प्रोटीन को शरीर के उन हिस्सों तक पहुंचाता है जहां उनकी जरूरत होती है। कोशिकाएं अपने अपशिष्ट उत्पादों को प्लाज्मा में डालती हैं, जिससे प्लाज्मा शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। रक्त कोशिकाओं से अलग होने के बाद प्लाज्मा को दवाओं में बनाया जा सकता है या ट्रांसफ्यूजन में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो प्लाज्मा होता है ये ट्रांसफ्यूजन में उपयोग करते हैं। जैसे किसी को ब्लड चढ़ाना होता है, बहुत दिनों का रक्त इसे रखा रहता है, तो उसमें हम इसे रक्त चढ़ाने में भी उपयोग करते हैं। अब हम देख लेते हैं डिफाइन मोल्स। मोल क्या है? तो मोल की परिभाषा लिखिए। तो मोल क्या है? तो मोल वह पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या या परमाणु आयन अणु कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती है। अतः किसी पदार्थ के 1 मोल कणों की संख्या निश्चित होती है, जिसका मान 6.022 गुणे 10⁻23 अवोगाद्रो संख्या होती है। मोल रासायनिक तत्वों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। 1 मोल हाइड्रोजन अणुओं में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। 1 मोल ऑक्सीजन में 6.022 गुणे 10⁻23 यानी ये 10 है और इसकी जो पावर है ये 23 परमाणु होते हैं। 1 मोल H2O में H2O के 6.022 गुणे 10⁻23 अणु होते हैं। तो इस प्रकार से अणु इसमें किस लिए कहा गया है कि ये अणु मिल के बना है, और जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन O है और ये हाइड्रोजन 1 है। तो 1 मोल जिसका भी होगा उसमें इतने ही परमाणु होंगे, 6.022 10⁻23। अब इसमें पूछा गया है कि 5 कार्बनिक अम्लों के नाम बताइए, यह लिखिए। तो कार्बनिक अम्ल वो होते हैं जिसमें COOH पाया जाता है। तो ऐसे तो सभी अम्ल होते हैं। एसिटिक अम्ल हो गया, फार्मिक अम्ल हो गया, सिट्रिक अम्ल हो गया, मैलिक अम्ल हो गया, टार्टरिक अम्ल हो गया, वसी अम्ल हो गया। ये सभी क्या है? आपके कार्बनिक अम्ल ही तो हैं। कार्बनिक अम्ल की एग्जाम्पल हैं तो आप देख सकते हैं एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, यूरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। कार्बनिक अम्लों के बारे में कुछ और बातें आप समझ लीजिए। कार्बनिक अम्ल आमतौर पर कमजोर होते हैं, इनकी विशेषताएं हैं, और पानी में घुलनशील होते हैं। विशेषताएं: कार्बनिक अम्ल 2 तरह के होते हैं जिसमें COOH समूह होता है। COOH समूह वाले कार्बनिक अम्ल होते हैं, उदाहरण के लिए CH3COOH। फिनॉल OH वाले होते हैं। OH वाले जो जिसमें C6H5OH होता है, तो ये वाले कार्बनिक अम्ल के उदाहरण जैसे सैलिसिलिक अम्ल होते हैं। लैक्टिक अम्ल है, जो लैक्टिक अम्ल और इसके लवणों का इस्तेमाल खाद्य उत्पादों में और रोगाणुरोधी के रूप में किया जाता है। अब देख लेते हैं हम रंजक की परिभाषा। रंजक की परिभाषा: तो रंजक वो पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ में को एक रंग प्रदान कर देते हैं। ये रंग पक्का होता है। तो जैसे कि आप डाई समझ लेते हैं, डाई बालों में जो बालों को काला कर देती है, पीला कर देती है, लाल कर देती है, ये रंजक है। मेहंदी भी एक रंजक है। तो इस तरीके से ये रंजक हैं, तो रंजक को भी अब हम देख लेते हैं। रंजक एक रंगीन पदार्थ होता है जो किसी वस्तु पर लगने पर उसे रंग दे देता है। रंजक के कुछ उदाहरण हैं जैसे मेहंदी है, लाल चंदन है, नील है, हेगुल है और इंगूर है। रंजक के बारे में और कुछ विशेषताएं या लक्षण इसके देख लेते हैं। तो रंजक रंग द्रव्य या पिगमेंट को भी कहा जाता है। रंजक प्रकाश की कुछ तरंगदैर्घ्य को सुख लेता है और बाकी को प्रतिबिंबित कर देता है। रंजक को आमतौर पर पानी में घोला जाता है। रंजक को 2 तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है, रासायनिक घटक के आधार पर और कपड़े के इस्तेमाल और दूसरे काम के लिए। रंजक वर्णक दोनों ही रंगीन होते हैं, लेकिन रंजक पानी में घुलनशील होता है जबकि वर्णक अघुलनशील होते हैं। रंजक को पहले वनस्पति या जानवरों से प्राप्त किया जाता था। नील इंडिगो नाम के पौधे के पत्तों में पाया जाता है रंजक। बल को परिभाषित कीजिए। तो बल क्या है? बल क्या होता है? तो एक संवेग परिवर्तन की दर होता है बल।
एक गति के द्वितीय नियम द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। बल की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। अब हम देख लेते हैं बल को, कि बल एक बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है। जैसे यदि वस्तु स्थिर होती है तो वो गति करने लगती है, यदि गति करती है उस पे बल लगता है तो वो रुक जाती है। तो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देना ही बल का कारण बनता है। कि बल लग रहा है, बल एक कैसी राशि, सदिश राशि, क्योंकि एक दिशा में लगता है, जिसका मतलब है कि हम इसका परिमाण और दिशा दोनों होती है। बल के कुछ उदाहरण हम यहाँ देख रहे हैं। जमीन पर जैसे विराम अवस्था में रखी गेंद को धकेल कर गति दे देना, तो वो बल ही होता है। जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद को हाथ से रोक देना, तो क्या हो गया, जो गेंद होगी वो रुक गई, उस पर कोई बल लगाया गया। किसी चीज का वजन यानी भार यानी उसका बल होता है। बल्ले से गेंद पर लगाया गया बल। बालों को ब्रश से साफ करते समय ब्रश पर बल लगता है, जिससे जो आकर्षण बल लगता है। बाइक चलाते समय पेडल पर पैर से लगाने वाला बल। परमाणु बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल। तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम के मुताबिक बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। बल से त्रिविम पिंड का विरूपण या घूर्णन भी हो सकता है, दाब में बदलाव भी हो सकता है। तो बल क्या हो गया कि किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को ही हम बल कहते हैं। अब देख लेते हैं हम ऊर्जा और शक्ति में अंतर। तो ऊर्जा और शक्ति में अंतर देख लेते हैं हम। तो पहला नंबर है परिभाषा। तो किसी वस्तु के कार्य करने की पावर यानी कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। और जो शक्ति होती है वो किसी वस्तु के कार्य करने की दर होती है। कार्य करने की दर होती है उस वस्तु की, उसे हम शक्ति कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो वाट होता है, इसका मात्रक जो होता है वो जूल होता है। तो ये कार्य करने की क्षमता है और ये कार्य करने की दर है। कम ऊर्जा वाले कारक द्वारा किया गया कार्य अधिक ऊर्जा वाले कारक से हमेशा कम होता है। वो तो सीधी सीधी बात है। कम ऊर्जा वाले कारक द्वारा किए गए कार्य की दर अधिक ऊर्जा वाले कारक की शक्ति से अधिक होती है। ऊर्जा का मान कार्य करने में लगे समय पर निर्भर नहीं करता है, शक्ति का मान कार्य करने में लगे समय पर निर्भर करता है। शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर W/T होता है। W/T होता है। अब देख लेते हैं हम खंड बा। अब ये प्रश्न है और 2 प्रश्न करने हैं जो 10-10 नंबर के हैं। तो इसमें से देख लेते हैं। जो पहला प्रश्न है लुईस पाश्चर का प्रयोग है। तो लुईस पाश्चर ने कई प्रयोग किए हैं, उनमें से कोई एक प्रयोग लिखना था इधर। कोशिका भित्ति कार्य। तो कोशिका क्या करती है कि जो अनवांटेड अणु है, जो बेकार पदार्थ हैं, उनको अंदर आने से रोकती है। केवल चयनित पदार्थ ही कोशिका भित्ति के अंदर आ सकते हैं। कोशिका भित्ति जो कोशिका को सहारा प्रदान करती है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है और कोशिका को स्थिर बनाए रखती है, कोशिका की सुरक्षा करती है। ये कोशिका भित्ति के कार्य हैं जो आप देख सकते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका को तन्यता एवं सुरक्षा प्रदान करती है, कोशिका को निश्चित आकार तथा शक्ति और कठोरता देती है, यानी कोशिका को कठोर बनाए रखती है, कोशिका को आकार देती है। यह कोशिका को यांत्रिक शक्ति देती है और भौतिक झटकों से भी सुरक्षा करती है। यह कोशिका को ना तो खींचने देती है ना ही सिकुड़ने देती है, यानी विस्तार को नियंत्रित करती है। यह कोशिका से पानी की हानि को रोकती है, मतलब कोशिका से पानी को नहीं निकलने देती है। यह कोशिका के बीच और कोशिकाओं के आर पार पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। इससे जो सिलेक्टेड पदार्थ है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकते हैं, क्योंकि जो कोशिकाएं होती हैं इस तरीके की बनी होती हैं, इस तरीके से बनी होती हैं, तो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। मधुमक्खी के छत्ते की तरह ये जुड़ी होती हैं। कोशिका आंतरिक घटकों और बाहरी वातावरण के बीच एक बाधक का, एक बैरियर का काम करती है कि जो बाहरी घटक हैं, बाहरी पदार्थ हैं और आंतरिक पदार्थों को बाहर नहीं जाने देती और बाहरी पदार्थों को अंदर नहीं जाने देती। यह कोशिका से कोशिका में पदार्थों को जाने देती है। यह बेकार के जीवाणुओं के लिए बैरियर का काम करती है, जो कोशिका के लिए हानिकारक है उनको अंदर नहीं जाने देती है। यह समीप की कोशिकाओं से संपर्क बनाए रखती है। तो इस तरीके से कोशिका के कार्य हैं। अब देखते हैं विलेयता क्या है और इससे प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। तो विलेयता क्या है? तो ये विलेयता को बोलते हैं इंग्लिश में सोलुबिलिटी। जब कोई विलयन किसी पदार्थ को जिस शक्ति में घोल लेता है उसे उसकी विलेयता कहते हैं। तो 1 लीटर विलयन में
इसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं तो ताप भी है, दाब भी है और परिस्थितियाँ भी हैं। तो अब हम किसी रसायन या यौगिक को किसी द्रव में घुल जाने की क्षमता को उसकी विलेयता कहते हैं या घुलनशीलता कहते हैं। जो पदार्थ में घुलता है उसे विलेय कहते हैं और जिसे घोला जाता है जो प्राप्त होता है। जैसे कि आप पानी में जैसे कि इसमें पानी भरा है, आप चीनी डाल रहे हैं यहाँ से, जो चीनी है तो चीनी इसमें घुलेगी पानी में। तो चीनी को कौन घोल रहा है? पानी घोल रहा है, तो पानी हुआ है विलायक, चीनी हो गई विलेय। किसी द्रव में विलेय की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो एक तो तापमान है, दूसरा दाब है और विलेय विलायक की प्रकृति है। यानी कि विलेय कैसा है, विलेय के गुण कैसे हैं, वो घुल रहा है कि अघुलनशील है। विलायक कैसा है, वो अपने आप में घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है। विलेय विलायक की अंतःक्रियाएं, जो विलेय और विलायक के बीच में जो क्रियाएं होती हैं, ये भी निर्भर करती हैं कि अंतःक्रियाएं सरल तरीके से हो जाती हैं तो वो घोल लेता है और कठिन तरीका से होती हैं तो वो देर में घुलता है। समान आयन प्रभाव है, अणु के आकार हैं और विलयन का पीएच है। तो विलेयता का मतलब है कि किसी विलायक में विलेय की कितनी मात्रा घोली जा सकती है। आमतौर पर तापमान बढ़ने के साथ घुलनशीलता भी बढ़ती है और गैसों के मामले में स्थिति अलग होती है। गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में से एक कारक है गैस और द्रव की प्रकृति। जो गैस हैं आसानी से द्रवित हो जाती हैं या विलायक के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती हैं, उनकी विलेयता ज़्यादा होती है। दाब बढ़ने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है और दाब कम करने पर इनकी विलेयता घटती है। सबसे चौथा जो प्रश्न है वो यांत्रिकी क्या है, मैकेनिक्स क्या है। तो मैकेनिक्स क्या है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैकेनिक्स भौतिकी की वह शाखा है जिसमें पिंडों पर बल लगाने या विस्थापित करने पर उनके व्यवहार का अध्ययन करती है। यांत्रिकी की जड़ें कई प्राचीन सभ्यताओं से निकली हैं कि किसी पिंडों में बल लगाते हैं तो उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है, इस विषय को का अध्ययन हम करते हैं यांत्रिकी में। तो यांत्रिकी के जो दो प्रकार हैं, एक क्लासिक यांत्रिकी है जो क्लासिक यांत्रिकी में आती है आपकी न्यूटनी यांत्रिकी, वैश्लेषिक यांत्रिकी, न्यूटनी और वैश्लेषिक यांत्रिकी। फिर क्लासिकल सांख्यिकी यांत्रिकी, खगोलीय यांत्रिकी, खगोलिकी, ठोस यांत्रिकी। तो एक क्वांटम यांत्रिकी आती है जिसमें श्रोडिंगर तरंग समीकरण आते हैं। मैट्रिक्स यांत्रिकी, क्वांटम सांख्यिकी यांत्रिकी, कण भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी में आती है इसमें, और संगत पदार्थ भौतिकी। अब ये पार्ट सी है जिसमें दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन है जो 20 अंक का होगा। एक प्रश्न करना है, 4 प्रश्न हैं। तो ये जो 5 किंगडम प्रणाली है ये वीटेक करसाप की है। किसकी? वीटेक करसाप की है, जिसमें 5 किंगडम दिए, जिसमें पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई और चौथा है प्लांटी। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं क्योंकि उनके द्वारा दी गई वर्गीकरण जो प्रणाली के आधार पर ही आधुनिक वर्गीकरण की नींव पड़ी है। जीवों के वर्गीकरण की एक निश्चित पदानुक्रम दृष्टि से किया जाता है। अध्ययन की दृष्टि से जीवों को शारीरिक रचना के रूप में तथा कार्य के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। जीवों की ये वर्गीकरण एक निश्चित पदानुक्रमिक दृष्टि अर्थात जगत, उपजगत, वर्ग, उपवर्ग, वंश और जाति के पदानुक्रम में किया जाता है। इसमें सबसे उच्च वर्ग जगत और सबसे निम्न जाति होती है। अतः किसी भी जीव को इन 6 वर्गों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण विज्ञान का विकास। सर्वप्रथम अरस्तु ने जीव जगत को 2 समूहों में बांटा। तो जो सबसे पहले अरस्तु साहब थे उन्होंने जीव जगत को 2 समूह में बांटा जिनमें जीवन होता है। तो एक तो होता है पेड़ पौधे यानी वनस्पति, एक होता जंतु जगत में। उसके बाद लिनियस ने अपनी सिस्टम ऑफ नेचर जो बुक थी उसमें सभी जीवधारियों को पादप व जंतु के रूप में वर्गीकृत किया। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है क्योंकि उनके द्वारा दी गई जो वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर ही आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। फिर जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि पंचजगत प्रणाली किसने दी, तो ये वीटेक करसाप थे। 1969 में परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली का स्थान वीटेकर द्वारा पंचजगत प्रणाली ने ले लिया। वीटेकर ने सभी जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में बांटा।
जो व्हिटेकर साहब थे उन्होंने जीव जगत को 5 भागों में बाँट दिया। इसे व्हिटेकर साहब की पंचजगत प्रणाली कहते हैं। तो जो व्हिटेकर साहब की जो पहली प्रणाली थी वो थी किंगडम मोनेरा। इस जगत में प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया शामिल हैं मोनेरा जगत में। दूसरा था प्रोटिस्टा जगत। इस जगत में एक कोशीय यूकेरियोटिक जीव शामिल है, जिसमें पादप व जंतु के स्थित यूग्लिना इसी जगत में शामिल है। तो जो आपके प्रोटिस्टा जंतु हैं वो यूग्लिना है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये इसी में शामिल है। अब है कवक जगत यानी किंगडम फंजाई। इसमें परजीवी आते हैं तथा मृत पदार्थ और भोजन के लिए निर्भर जीव शामिल हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी। अब आता है पादप जगत। इस जगत में शैवाल आते हैं, बहुकोषीय हरे पौधे शामिल हैं। पादप जगत हैं तो पादप जगत में कौन आते हैं? जो प्रकाश की क्रिया से फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो सभी पौधे पादप जगत में आते हैं। जंतु जगत में कौन आते हैं? तो इसमें सभी बहुकोषीय जंतु शामिल हैं। एक कोषीय जंतु नहीं, बहुकोषीय जंतु शामिल हैं। इन्हें मेटाजोआ भी कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मनुष्य को, कुत्ता है, गाय है, भैंस है, ये सभी जंतु जगत में आते हैं। जंतुओं में सभी जंतु आते हैं, चाहे आपका मकड़ा हो, मकड़ी हो, सभी जंतु होते हैं। यूकेरियोटिक सेल की संरचना है तो जो कोशिका है यूकेरियोटिक कोशिका, तो कोशिका की सेल संरचना का पूरा वीडियो हमारी प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, वहीं पे पड़ा है। और 5 किंगडम भी हमारी प्लेलिस्ट पे पड़ा है। और इसमें जो टिप्पणियाँ हैं तो रंजक भी पड़ा है लेकिन सावनीकरण नहीं है। तो हम रंजक भी थोड़ा-सा देख लेते हैं, सावनीकरण भी देख लेते हैं। रंजक भी देख लेते हैं हम। तो रंजक क्या होते हैं? एक रंगद प्रकाश को किसी अन्य रंग में बदलकर उसे प्रतिबिंबित करने वाले पदार्थ होते हैं। रंजक की कार्यप्रणाली इस प्रकार है। तो रंजक प्रकाश के कुछ तरंगदैर्घ्य वाली किरणों को सोख लेते हैं और बाकी किरणों को प्रतिबिंबित कर देते हैं। रंजक पानी में घुलनशील होते हैं। रंजक किसी अंतः स्तर के प्रति आकर्षण रखते हैं जिसे उन पर लगाया जाता है। रंजक रंगाई के लिए जलीय घोल में मिलाए जाते हैं। रंजक सूर्य के प्रकाश में धुलाई, गैस, क्षार और अन्य कारकों के प्रति अलग-अलग प्रतिक्रिया करते हैं। रंजक विभिन्न रेशों के प्रति अलग-अलग तरह से आकर्षित होते हैं। रंजक विभिन्न सफाई पदार्थों के प्रति अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। रंजक प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम भी होते हैं। प्राकृतिक रंजक फूलों, फलों, पत्तियों, सब्जी, जानवरों और खनिजों से प्राप्त होते हैं। रंजक रंगाई की सफलता पर असर डालते हैं। ये सावनीकरण है तो सावनीकरण क्या है? तो यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें वसा या तेलों को सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके साबुन और ग्लिसरॉल बनाया जाता है। तो सावनीकरण को इंग्लिश में सैपोनिफिकेशन कहते हैं। सावनीकरण में एस्टर और क्षार के बीच प्रतिक्रिया होती है। एस्टर और क्षार के बीच जो क्रिया होती है, इस प्रक्रिया में एस्टर का क्षार द्वारा हाइड्रोलिसिस हो जाता है। सावनीकरण की प्रक्रिया में वानस्पतिक तेल या वसा और कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के जलीय घोल को गर्म किया जाता है। सावनीकरण की प्रक्रिया में ग्लिसरॉल मुक्त होता है। तो सावनीकरण से जुड़ी कुछ बातें हैं। तो सावनीकरण 60 से 80 डिग्री सेल्सियस के तापमान और 15 से 60 मिनट के समय में हो सकता है। तो ये 60 से 80 डिग्री सेल्सियस पर और जो का तापमान हो और 15 मिनट से 60 मिनट तक इसे गर्म करना पड़ता है। सावनीकरण की प्रक्रिया में मुक्त जो हाइड्रोक्साइड ट्राइग्लिसराइड के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच एस्टर बंध बनता है। सावनीकरण की प्रक्रिया में मुक्त हाइड्रोक्साइड ट्राइग्लिसराइड के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच एस्टर बंध टूटता है। सावनीकरण मूल एसवी निर्दिष्ट शर्तों के तहत 1 ग्राम तेल तथा वसा को सैपोनिफिकेशन करने के लिए आवश्यक सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, चौथा है। तो निम्नलिखित को समझाइए। तो इसमें मोल प्रभाज है, रेडियोधर्मिता है, कोयले के प्रकार है। तो हम बैक टू बैक तीनों इकट्ठे देख लेते हैं। पहले मोल प्रभाज देखेंगे, फिर रेडियोधर्मिता देखेंगे, फिर कोयले के प्रकार देखेंगे। करना एक ही था लेकिन हमने सभी के उत्तर बता दिए। तो ये मोल प्रभाज है किसी विलयन में मौजूद किसी अवयव, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में मौजूद कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। जब किसी विलयन में 2 अवयव होते हैं, विलायक और विलेय, तो किसी एक के या तो विलायक हो या विलेय हो, किसी एक के मोलों की संख्या विलयन में मौजूद कुल मोलों की संख्या
यानी कि चाहे विलायक को ले लें, चाहे विलेय को ले लें। जैसे इसे मानेंगे एक्स ए, इसे मानेंगे एक्स बी। तो जैसे एक्स ए के लेते हैं तो ये वो जो अनुपात हो जाएगा एक्स ए अपॉन एक्स बी। तो मूल प्रभाज एक के थ्रू लेते, चाहे एक्स बी के थ्रू ले लें और चाहे एक्स ए के थ्रू ले लें। इसे मूल अंश भी कहते हैं। मूल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता, इसका मान तापमान पर भी निर्भर नहीं करता। एक का मूल प्रभाज निकालने के लिए जो फॉर्मूला है तो एक है n बटे n प्लस n। तो n प्लस n जो संख्या है ये विलयन की है, एक विलेय की है, एक विलायक की है। तो विलेय के साथ मूल प्रभाज निकाला है और ये विलायक के साथ मूल प्रभाज निकाला है। तो जब मूल अंशों को 100 से गुणा किया जाता है तो इसका परसेंट मिल जाता है। मूल पदार्थों की मात्रा के लिए परिभाषित एक इकाई है। किसी भी चीज का एक मोल 6.022 गुणे 10 की घात 23 होता है। एक मोल ऑक्सीजन O2 अणु का भार 32 ग्राम होता है। ये है रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो एक्टिवता या रेडियो धर्मिता, कुछ भी कहते हैं। इसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है। ऐसा पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हैं उसे रेडियोधर्मी पदार्थ कहते हैं। यह विकिरण अल्फा, बीटा, गामा और इलेक्ट्रॉनों के रूप में निकलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं अल्फा और बीटा और ये गामा। जब अल्फा निकलता है तो इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी अधिकता हो जाती है और परमाणु भार में 4 की कमी। अल्फा कण जुड़ता है या निकलता है। बीटा में से परमाणु भार 2 कम होता है या 2 ज़्यादा होता है जब निकलता है या जुड़ता है। गामा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो रेडियो एक्टिवता या रेडियो सक्रियता की खोज फ्रांस की वैज्ञानिक हेनरी बेकेरेल ने 1896 में की थी। यदि यह क्रिया स्वतः होती है तो इसे प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहते हैं, जबकि मनुष्य के द्वारा कराए जाने पर कृत्रिम रेडियो सक्रियता कही जाती है। तो आप प्राकृतिक रेडियो सक्रियता मुख्यतः भारी नाभिकों से होती है, जैसे यूरेनियम परमाणु संख्या 92 है एक यूरेनियम की। पहला खोजा गया प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व है। प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व है जिसका यू होता है और ये 92 होता है। इसका के उदाहरण हैं जो आप देख सकते हैं, यूरेनियम, रेडियम, रेडान, पोटेशियम, ये सभी रेडियो एक्टिव तत्व हैं। ये कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व हैं जो आप देख सकते हैं। कोयले के 4 प्रमुख प्रकार। तो कोयले के ये प्रकार हैं एंथ्रासाइट, बिटुमेन्स और लिग्नाइट कोयला। कोयले के प्रकार कोयले में मौजूद कार्बन की मात्रा और उससे पैदा होने वाली ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करते हैं। कोयले के कुछ प्रकारों के बारे में यह जानिए। एंथ्रासाइट कोयला यह कठोर कोयला भी कहा जाता है। इसमें 86 से 97% कार्बन होता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा इसी में कार्बन की होती है। इस सबसे अच्छी श्रेणी का कोयला एंथ्रासाइट ही होता है। इसका जो इस्तेमाल है घरेलू ईंधन में किया जाता है। ये बिटुमेन्स कोयला है, इसे काला कोयला भी कहा जाता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा है 45 से 86% तक होती है। यह प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और इस्तेमाल होने वाला कोयला है। इसका इस्तेमाल बिजली पैदा करने में किया जाता है। तापीय और सीमेंट संयंत्रों में, पेपर कारखानों में, ऑटोमोबाइल और कपड़े उद्योगों में किया जाता है। अब है लिग्नाइट कोयला, तीसरा कोयला जिसे सब बिटुमेन्स कोयला कहा था। यह भूरा कोयला कहा जाता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा है 25 से 35% होती है और सभी ज्ञात कोयला के प्रकारों में इसकी ऊर्जा सामग्री सबसे कम होती है। इसका इस्तेमाल बिजली पैदा करने में किया जाता है। पीट कोयला तो यह वनस्पति के कोयले में रूपांतरण की पहली अवस्था है। तो 4 प्रकार हमने जो प्रश्न बताए हैं वो सभी बताए हैं, लेकिन पेपर में जो आपको प्रश्न करना है वो पहले खंड से आपको 5 करना है, दूसरे खंड से 2 करना है और तीसरे खंड से 1 ही करना है।